क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का मैराथन डे 2 में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोगों को पता है ना दोस्तों। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो कल जिस तरीके से हम लोग 1.5 घंटे के अंदर अंदर 1 और 3 निपटा दिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आज 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अप्रोच बता देता हूं। जैसे अप्रोच कल था बिल्कुल उसी तरह कैसे उसी तरीके से हमारा आज भी अप्रोच होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले करेंगे संजीवनी बूटी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 का। ओ हौले हौले बच्चे सुनो। सबसे पहले करेंगे संजीवनी बूटी। उसके बाद संजीवनी बूटी में जो जो क्वेश्चन कवर नहीं है वो सब सारे क्वेश्चन ई बुक में कवर होंगे, तो ई बुक से भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले संजीवनी बूटी से पढ़ेंगे, उसके बाद ई बुक से पढ़ेंगे। और दोस्तों वापस बोल दे रहा हूं, अगर आपके कॉलेज ने कुछ सजेशन दिया है तो इन सजेशंस को भी प्रिपेयर करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिकॉज कॉलेज होता है हॉले, अपने तरफ से क्वेश्चंस ऐड ऑन कर देगा, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आपके सजेशंस में दे देगा दोस्तों। तो इसको भी प्रिपेयर करना जरूरी है। संजीवनी बूटी ई बुक तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। और कॉलेज अगर कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस देता है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम कभी जिंदगी में खराब जा ही नहीं सकता। क्लियर है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखो कि क्या आप लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए, आज के मैराथन सेशन के लिए, आज के महातांडव के लिए। क्या आप लोग रेडी हो या नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ाऊंगा दोस्तों संजीवनी बूटी से, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा ई बुक से। क्लियर है। और सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, बिकॉज ये सारे मैराथन हो सकता है डिलीट हो जाए, हो सकता है ये हम डिलीट कर दे, ठीक है। इसीलिए सबको अभी बुला लो, सब अभी पढ़ लो आराम से, अभी पढ़ के निपटा लो, ठीक है। तो आइए फटाफट से संजीवनी बूटी को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला हुआ है दोस्तों, डिफाइन पब्लिक सेक्टर। या पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, सीधा सा बात है। तो द पब्लिक सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट होगा उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। जैसे रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, है ना। जैसे ओएनजीसी हो गया, इंडियन रेलवे हो गया। जिसको ओन कौन करता है, जिसका मालिक कौन है भैया, गवर्नमेंट, खुद गवर्नमेंट जिसका मालिक है, वो सेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। अगर गवर्नमेंट खुद कुछ बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, भैया पब्लिक सेक्टर। तो द पब्लिक सेक्टर कंप्राइजेस businesses and industry owned and operated by the government to provide essential goods and services। एग्जाम्पल जैसे रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये सब पब्लिक सेक्टर है, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या है। प्राइवेट सेक्टर जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा हो गया। द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स बिजनेसेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। जिस बिजनेस को प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है या मैनेज करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जिस बिजनेस को गवर्नमेंट मैनेज करता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल, मान लीजिए मुकेश अंबानी एक बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर। जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, ठीक है। और उनका जो एम रहता है, उनका जो गोल रहता है, उनका गोल क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। उनका गोल क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स बिजनेसेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज फॉर प्रॉफिट, ठीक है। बात करेंगे स्मॉल स्केल सेक्टर किसको बोलते हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर। तो यहां पे देखिए, स्मॉल स्केल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। जिस इंडस्ट्रीज में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिस इंडस्ट्रीज में बहुत कम प्रोडक्शन हो, उन सारे इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलेंगे स्मॉल स्केल सेक्टर। मतलब सीधा सा बात है गरीब सेक्टर, सीधा सा बात है गरीब सेक्टर। जहां पे आप बहुत कम पूंजी लगाते हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हो और बहुत कम प्रोडक्शन होता है आपका इंडस्ट्रीज में। जैसे बहुत गांव वाँव में देखोगे ना, एक छोटा मोटा इंडस्ट्रीज खुला हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल सेक्टर। अब गांव वाँव में देखोगे एक छोटा मोटा इंडस्ट्री खुला हुआ रहेगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगाया गया है, बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे,
वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ज्यादा चीज बनती है, हैंडीक्राफ्ट चीज ज्यादा बनती है, हाथों से ज्यादा चीज बनती है। तो वो सब सारा इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां पे जहां पे सबसे पहले तो भैया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करते उन सारे इंडस्ट्रीज में, और स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पे स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट है, उन सारे इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन सारे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर। ठीक है, बात करेंगे मुद्रा स्कीम क्या होता है। मुद्रा स्कीम, मुद्रा स्कीम क्या होता है देखिए, तो मुद्रा स्कीम जो है वो 2015 में लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है देखिए, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी, जो कि लोन प्रोवाइड करती है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है भैया, लोन प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख टू स्मॉल बिजनेसेस प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। जो छोटे मोटे बिजनेस के पास पैसा नहीं होता है उनको लोन प्रोवाइड करती है, जो छोटे मोटे बिजनेस, जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर के पास भैया पैसा नहीं होता उनको लोन प्रोवाइड करती है मुद्रा। मुद्रा मतलब फुल फॉर्म बताओ रे, अरे चैट बॉक्स में फुल फॉर्म बताओ, हॉले की तरह बैठे मत रहो, प्लीज फुल फॉर्म बताओ। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, जो कि लोन प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख टू स्मॉल बिजनेसेस फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बात खत्म। और कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था। इतना इजी लैंग्वेज में, इतना इजी लैंग्वेज में बच्चा भी समझ जाएगा, इतना इजी लैंग्वेज में नोट्स बना के दिए हम। तो मुद्रा स्कीम क्या है भैया, 2015 में लॉन्च हुआ था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख टू स्मॉल बिजनेसेस फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बात खत्म। ठीक है, फिफ्थ है, फिफ्थ यहां पे बोला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कम से कम दो डिफरेंस लिखना, ये बहुत छोटा हो गया आंसर, कम से कम दो डिफरेंस लिखना। ई बुक में जब हम पढ़ाएंगे ना वहां से आप देख लेना, कम से कम दो डिफरेंस लिखना। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या बोला हुआ है, द पब्लिक सेक्टर फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर एक समाज की सेवा करने के लिए बनाई जाती है। जैसे रेलवे में जाते हो तो रेलवे का टिकट कितना का होता है सर, रेलवे का टिकट होता है 5 रुपए का, 10 रुपए का। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है। प्राइवेट सेक्टर का मेन एम रहता है दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का मेन एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और एक पब्लिक सेक्टर का मेन एम रहता है दोस्तों सोशल वेलफेयर। बात समझिए आप लोग, एक पब्लिक सेक्टर जिसको ओन करता है, जिसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, उसका मेन एम रहता है दोस्तों सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई करना। और प्राइवेट सेक्टर जैसे अंबानी, टाटा, अदानी, इनका मेन एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना। भाई हमको प्रॉफिट चाहिए, समाज का भलाई बाद में होगा, समाज का भलाई सेकेंडरी पर्पस। ठीक है, समझ में आइए, लिख दीजिएगा ये। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पे आते हैं। अब टेंशन मत कीजिए, हम लोग ई बुक भी पढ़ने वाले हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ई बुक पढ़ेंगे, ई बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से। सबसे पहले लिखा हुआ डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। कम से कम 7-8 पॉइंट करके चले जाना। ठीक है, 7-8 पॉइंट ई बुक से कम 7-8 पॉइंट करके चले जाना। यहां से 5 पढ़ लेना, 2 और पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि ये बताओ कि एग्रीकल्चर का रोल क्या है अपने इंडियन इकोनॉमी में, अपने इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या क्या रोल है। सबसे पहला, एग्रीकल्चर रोजगार देता है आपको, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आपको। अराउंड 45% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कम से कम 45 से 50% अभी भी, आज के दिन भी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है दोस्तों। मेंगी अभी भी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, अभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर ही है। अभी भी 50% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। इसके बाद एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है अच्छा खासा। एग्रीकल्चर जो है अप्रोक्सीमेटली 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है आज के दिन में, 2024 के दिन में। आज के समय में एग्रीकल्चर 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 18% टू इंडिया जीडीपी।
ठीक है, एग्रीकल्चर 18% इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वाइटल सेक्टर है, ये मेन सेक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से। क्लियर है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर तुम्हारे घर में खाना है, फिर तुम्हारे घर में अनाज है, राइस व्हीट, किसी चीज का अभाव नहीं हो रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो लार्ज पॉपुलेशन है, ये जो लार्ज पॉपुलेशन है, खाने का अभाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है। नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है ना, बाहर से मांगना पड़ता, इंपोर्ट कराना पड़ता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसीलिए फूड का कोई अभाव नहीं दिखता है तुमको, चावल दाल सब कुछ मिल जाता है। इट इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चाहे कितना भी ज्यादा हो, 140 करोड़ हो या 150 करोड़ है या 200 करोड़ हो, फिर भी फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी है कि नहीं है? बताओ क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया जो है, इंडिया का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर सोर्स से आता है, इसीलिए तो फूड सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करता है ना। इट इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड हेल्प इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन स्टेपल्स लाइक राइस एंड व्हीट। क्लियर है? रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज मतलब एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल्स ये प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मान लो शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस होता है ना, शुगर केन से शुगर यहां पे प्रोड्यूस होता है, तो वो कहां पे प्रोड्यूस होगा? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होगा। तो शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल यूज आता है ना। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। इंडस्ट्रीज को डिपेंड रहना पड़ता है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिपेंडेंट रहना पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि वो रॉ मटेरियल लाके देगा, तभी हम लोग बना पाएंगे, हम लोग तभी बना पाएंगे। मेनी इंडस्ट्री सच एज टेक्सटाइल्स, शुगर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक कॉटन, शुगर केन, ग्रेन्स। बात समझ में आया बात? अरे बात समझ में आया? लाइक करो भाई, लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते हो तुम लोग? इतना मेहनत करता हूं फिर भी लाइक नहीं करते हो तुम लोग। ना व्यूज है ना लाइक है, कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं मैराथन लेके? आप लोग लाइक नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं दिखाओगे, शेयर नहीं करोगे, तो मैं क्या कर रहा हूं मैराथन लेके? तो अभी आप ही ये बताओ। ये सब जो संजीवनी बूटी लिखे हैं, रिसर्च लगता है इसमें। इतना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कोई नहीं लिख सकता। देखिए ना कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, किसी को भी याद हो जाएगा, एक इलिटरेट को भी याद हो जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है संजीवनी बूटी। बुकिश लैंग्वेज में हम लोग लिखते ही नहीं है। इतना जो रिसर्च कर रहे हैं, इतना जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग लाइक नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा दोस्त? बताइए। कम से कम सपोर्ट तो करो, आप कम से कम साथ तो खड़े रहो। आप लोग के लिए सारे मैराथन में ले आऊंगा, साथ तो खड़े हो रहो कम से कम। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? सोना चांदी मांग रहा हूं क्या? तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? और कमेंट करो, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। ठीक है? इसके बाद देखो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट लाइक टी, स्पीसेस एंड राइस अर्न सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज इनहैंसिंग इंडियाज ट्रेड बैलेंस। तो यहां पे एग्रीकल्चर का रोल यही है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पता है एग्रीकल्चर आइटम्स होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल आइटम्स ही होता है। इंडिया वाले एग्रीकल्चर के जमाने, एग्रीकल्चर के पे इतने डिपेंडेंट है कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है? तो एक्सपोर्ट के लिए भी काम आता है। तो ये क्या है? रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी हम आपको समझा दिया बहुत बढ़िया तरीके से। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन का सोर्स है, फूड सिक्योरिटी का सोर्स है, रॉ मटेरियल्स का सोर्स है, एक्सपोर्ट्स का सोर्स है। ठीक है? समझ में आ गया? अब बात करते हैं दोस्तों रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज का क्या सोर्स है? इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में? इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है अब पढ़ेंगे दोस्तों। डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्रीज जो है इनका क्या क्या रोल है? देखो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आता है? इंडस्ट्रीज की वजह से आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ही एकमात्र भरोसा है जहां पे आपको, जिससे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। एग्रीकल्चरल सेक्टर से तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिल सकता उतना। अगर सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का एकमात्र भरोसा है दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ठीक है?
तो यहां पे द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी विथ मैन्युफैक्चरिंग प्लेइंग ए की रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसके वजह से आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की वजह से दोस्तों रोजगार बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्रिएट डायरेक्ट जॉब इन फैक्ट्रीज एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इन अलाइड सेक्टर लाइक लॉजिस्टिक एंड रिटेल। इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। क्लियर है? इसके बाद एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इंडियन इंडस्ट्री सच एस ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल आर द मेजर एक्सपोर्टर्स। ऑटोमोबाइल्स या टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल्स से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मतलब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ज्यादा हम लोग भेजते हैं, इससे हम लोग को रेवेन्यू मिलता है। अरे फॉरेन में भेजेंगे सामान यहां से तो रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? जी बिल्कुल मिलेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, पोर्ट। ठीक है, इसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न बन जाते हैं हम। क्या बन जाते हैं? मॉडर्न बन जाते हैं हम। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंगेज, इंडस्ट्रीज मतलब इनकरेज द एडॉप्टेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज की वजह से आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगते हो, इनोवेशन करने लगते हो, और आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। इंडस्ट्रीज की वजह से आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हो, इनोवेशन करते हो, और आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोग को समझ में आ रहा ना भाई? क्लियर है इतना? बहुत इजी, बहुत इजी, सुंदर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत इजी। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइए जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक छोटे लेवल के फार्मर को, एक छोटे छोटे फार्मर को क्या क्या चैलेंजेस इंडियन एग्रीकल्चर में फेस करने पड़ते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी। भैया वो ट्रेडिशनल मेथड, घिसा पिटा मेथड को यूज करके फार्मर्स लोग ज्यादा ज्यादा मतलब कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वो घिसा पिटा ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके फार्मर्स लोग ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मोस्ट फार्मर रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड लीडिंग टू लोअर यील्ड कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके ज्यादा उपज नहीं है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, सीधा सा बात है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा उपज नहीं मिल पाती है। तो ये सबसे पहला चैलेंजेस है दोस्तों, लो प्रोडक्टिविटी। इसके बाद डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। डिपेंडेंस ऑन व्हाट? डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। आप लोग में से लगान फिल्म देखा है कोई? बताओ, अरे चैट बॉक्स में बताओ ना, लगान फिल्म देखा है? घन 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 घिन घिन गिरना, घन घन घोर घान घन गिरना। लगान वाला फिल्म देखा है? लगान वाला, आमिर खान रहता है वहां पे, क्रिकेट का मैच होता है। वो लोग किस पे डिपेंड थे बताओ ना? वो लोग मॉनसून पे डिपेंड थे कि बारिश नहीं आया है इसीलिए फसल नहीं हुई है, बारिश आएगा इस साल तो फसल होगा। आप देखते हो ना बहुत सारे गांव में, बहुत सारे कस्बे में दोस्तों कि एकदम सूखा पड़ जाता है क्योंकि बारिश ही नहीं हुआ है। बारिश ही नहीं हुआ है तो फसल क्या होगा? फसल क्या उपज होगा? अगर बारिश नहीं होता है तो फसल नहीं उपजता है। तो बहुत सारे जो छोटे लेवल के फार्मर्स होते हैं वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं मॉनसून पे, वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं मॉनसून पे दोस्तों, वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं मॉनसून पे। तो इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स सेवरली इंपैक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब इरेगुलर तरीके से अगर रेनफॉल होगा, जब मन तब अगर रेनफॉल होगा, उससे क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग, फार्म्स आर फ्रेगमेंटेड, लिमिटेड द यूज ऑफ modern equipment,
एंड लार्ज स्केल फार्मिंग टेक्निक्स। तो अब का जो लैंड है, अब छोटा छोटा लैंड है, छोटा छोटा लैंड है, छोटा छोटा लैंड रहेगा तो उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स काम नहीं करेगा। अगर छोटे छोटा लैंड रहेगा, अगर छोटा छोटा लैंड रहेगा तो उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीन्स काम नहीं करेगा दोस्तों। आप कितना भी ट्राई करो, मॉडर्न मशीन्स काम नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन ज्यादा है इस कंट्री का, इसीलिए छोटा छोटा लैंड है, एकदम लैंड छोटा छोटा है। आप लोग हमेशा बंटवारा करते रहते हो, चाचा से बंटवारा, पापा से बंटवारा, ठीक है। इस वजह से एकदम छोटा छोटा लैंड हो गया है, और छोटा छोटा लैंड में दोस्तों मॉडर्न इक्विपमेंट्स काम नहीं करता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है। इसके बाद लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है। डिस्पाइट एफर्ट्स ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ फार्मलैंड इज इरिगेटेड। इरिगेशन फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा अभाव है, इस वजह से क्या होता है, ड्राउट्स आता है। इरिगेशन फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा अभाव है। इसके बाद मार्केट इनएफिशिएंसीज। फार्मर्स ऑफन स्ट्रगल टू गेट फेयर प्राइसेस ड्यू टू मिडिलमैन एंड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ मार्केट। कभी कभी फार्मर्स जो है उनको फेयर प्राइसेस नहीं मिल पाता, कभी कभी उनके चीजों को उनको सही दाम नहीं मिल पाता, सही दाम नहीं मिल पाता, उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता। इस वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन। लोग फायदा उठाते हैं, मिडिल मैन लोग उसका फायदा उठाते हैं दोस्तों, मिडिल मैन लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो बताओ प्लीज चैट बॉक्स में बताइए चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सब कोई बताएगा प्लीज, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले भैया लो प्रोडक्टिविटी, उसके बाद वो लोग बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंस ऑन मानसून। उसके बाद उनका जो लैंड होल्डिंग रहता है वो बहुत छोटा छोटा रहता है, इस पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स काम नहीं करता। तीसरा, फोर्थ, लैक ऑफ इरिगेशन। सब कोई बताएगा और लाइक भी करेगा, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। और पांचवा दोस्तों, मार्केट इनएफिशिएंसीज, मार्केट इनएफिशिएंसीज। बाकी आप लोगों को सेफ साइड के लिए 7-8 याद करने हैं, सेफ साइड के लिए कम से कम 7 याद कर लेना, 7, ठीक है, 7 याद कर लेना। कि 7 अगर याद रहेगा तो 5 तो लिख ही पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, 5 तो लिख ही पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब आजादी के बाद 1947 जब देश की आजादी हुई उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, कौन कौन सा ऐसा स्टेप्स उठाया है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया, जो ये इंश्योर करता था कि जो लोग रूरल फार्मर्स है, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जो लोग गांव कस्बे में रहते हैं, उनको कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोवाइड किया जाए। 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटेड प्रोवाइड किया जाए। कल ही आपको पढ़ाए थे, ठीक है। सबसे पहला स्कीम तो ये है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दूसरा है दोस्तों स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मोदी जी ने लाया था, किसने लाया था, पीएम मोदी। पीएम मोदी 2015 में लाए थे, जो कि ये फोकस करता है कि स्किल होना चाहिए, आपके पास पहले स्किल होना चाहिए। तो स्किल को एनहांस करने के लिए स्किल आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको आईटी के लाइन में, कंस्ट्रक्शन के लाइन में, हेल्थ केयर के लाइन में आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्किल सिखाया जाएगा। अगर आपके पास स्किल्स रहेगा तो नौकरी तो रहेगी ही आपके पास, अगर स्किल्स ही नहीं रहेगा तो नौकरी कैसे रहेगी, बताओ ना। स्किल इंडिया मिशन, क्या स्किल इंडिया मिशन, ओके, यस, क्लियर ना। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन कब आया था, 2015 में आया था, और जो फोकस करता है दोस्तों आईटी, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर के रिलेटेड ट्रेनिंग देने का, यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए ये आया दोस्तों, कि आपके पास स्किल होना चाहिए तभी तो आपको नौकरी मिलेगी ना, स्किल नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी, है ना। इसके बाद दोस्तों मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया भी आया 2015 में दोस्तों। मेक इन इंडिया, दिस इनिशिएटिव प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय इंकरेजिंग फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मतलब फॉरेन कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनी इंडिया में भाई इन्वेस्ट करो, इस चीज पे फोकस किया। क्रिएटिंग जॉब्स इन सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्सटाइल्स, क्लियर है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया आया है, स्टार्टअप इंडिया, कि भाई जो स्टार्टअप करना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मैं उसके साथ हूं। मोदी जी बोले कि जो स्टार्टअप करना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मैं उसके साथ हूं दोस्त। एम्ड एट फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया, जैसे टैक्सेशन का, मतलब वो
पूरा का पूरा वो टैक्सेशन का बर्डन हटा दिया, है ना, वो 4 साल तक। तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, इंकरेजिंग इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशंस। और दोस्तों एक आया दोस्तों ये मतलब कि प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज टू यूथ टू एनहांस देयर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कि यूथ लोगों को शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स सिखाया जाए। शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स मतलब कि 6 महीने का, 3 महीने का कोर्स सिखाया जाए, जिससे स्किल सिखाया जाए कि जिससे वो दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज में जाके परफॉर्म कर सके। मैं आपको क्या बोलता हूं दोस्तों कि बीकॉम करने से भी बहुत अच्छा नौकरी मिलता है, 50,000 का 1 लाख का नौकरी मिलता है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल। स्किल ही नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा। सॉरी, कुछ भी कर लो आप, कोई भी डिग्री कर लो, स्किल नहीं है तो आपके पास कोई नौकरी नहीं है। तो स्किल आपके पास रहना चाहिए, इसीलिए स्किल सिखाने के लिए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना आया था। ठीक है। और दोस्तों लास्ट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये रूरल फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए था। द प्रोग्राम सपोर्ट रूरल फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय प्रोवाइडिंग देम विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके देंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गरीब है, उसको एक तो दुकान खोल के दे दिए, ठीक है, उसको एक तो दुकान खोल के दे दिए, उसको एक तो वैन दे दिए, वहां पे वो सब्जी वब्जी बेचेगा। तो कुछ ना कुछ इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, इतना इन्वेस्ट कर दिए कि वो लोग अपना रोजगार खुद करेगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम के तहत होता था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये सब होता था। ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पूरा संजीवनी बूटी कर लिए। क्या आप लोग ई बुक करने के लिए रेडी हो? चैप्टर नंबर 2 का अब ई बुक हम लोग करने वाले हैं। ओके दोस्त, हम लोग पूरा का पूरा संजीवनी बूटी चैप्टर नंबर 2 का कर लिए हैं। क्या आप लोग ई बुक करने के लिए रेडी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आप लोग क्या ई बुक करने के लिए रेडी हो? ई बुक करने के बाद चैप्टर नंबर 2 भी खत्म, और चैप्टर नंबर 4 तो भैया 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इतना सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से मैं इस बार पढ़ा रहा हूं आपको, पूरा डिटेल्ड में वो भी। तो ई बुक के लिए रेडी ना आप लोग? चलिए ई बुक अब पढ़ते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लो गाइस, 1 मिनट का, जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूं, जस्ट ये पानी पी के आ रहा हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो। आइए अब ई बुक से पढ़ते हैं हम लोग, ई बुक से। क्लियर है? इकोनॉमिक्स का जो ई बुक है उससे हम लोग यूनिट नंबर 2 को करते हैं एकदम डिटेल्ड में। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करने बोलेगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ए की पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
सबसे पहले बहुत अच्छा लाइन लिखना, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए की पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, की पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 17 to 80% टू जीडीपी। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना वो 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 17-18% जीडीपी में हर साल कंट्रीब्यूट करता है, अप्रोक्स। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 58 to 60%। ये माना जाता है, बहुत सारे स्टडीज के थ्रू ये माना जाता है कि 50% जन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे स्टडीज के मामले में माना जाता है कि 58 से 60% ये मतलब कि पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है और बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट्स में, बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट्स में, जैसे राइस का एक्सपोर्ट, स्पीसेस एंड कॉटन्स का एक्सपोर्ट। ठीक है, डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक लो प्रोडक्टिविटी, मॉनसून डिपेंडेंसी एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ रूरल लाइवलीहुड। मतलब कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी अगर प्रॉब्लम आ जाए एग्रीकल्चर सेक्टर का, फिर भी ये आज के दिन में भी बैकबोन माना जाता है। अगर ये ना रहता तो क्या होता, एग्रीकल्चर सेक्टर ना रहता तो क्या होता दोस्तों। ठीक है, तो आज के दिन में भी ये एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ये बैकबोन माना जाता है, बिकॉज 17-18% तो भैया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 50-55% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है ना। बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अभी भी बैकबोन माना जाता है इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि इनका योगदान भी बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, ये नेक्स्ट है रोल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। हम क्या आपको बोले थे कि कम से कम 7-8 पॉइंट इसका पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी ये कवर है, ऑलरेडी संजीवनी बूटी में कवर करा दिया है रोल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। 2-3 लाइन करके हर एक पॉइंट में लिखना है, कम से कम 7-8 पॉइंट कवर कर लीजिएगा। संजीवनी बूटी में आपको शायद 5-6 पॉइंट पढ़ाए हैं, आप और 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही पढ़ लेना। ठीक है, कम मत पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना, 7-8 पॉइंट कम से कम यहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, और अपने वर्ड्स में बना बना के लिख सकते हो जी, बिल्कुल अपने वर्ड्स में आप बना बना के लिख सकते हो। उसके बाद ये भी हम लोग पढ़ लिए सर, वो चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है इंडियन एग्रीकल्चर में, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ये हम लोग पढ़े हैं ना अभी। सबसे पहले तो भैया लो प्रोडक्टिविटी आता है, उसके बाद डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी, सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी अभी अभी पढ़े हम लोग, इसका भी कम से कम 7-8 पॉइंट पढ़ लीजिएगा आराम से आप लोग। ठीक है, हम आपको पढ़ाए हैं 5 ही, लेकिन आपको बोल रहे हैं दोस्तों कि 7 पॉइंट पढ़ लीजिएगा तो आप सेफ साइड में रहिएगा, सेफ साइड में कम से कम 7-8 पॉइंट पढ़ लीजिएगा और अपने से बना बना के आप लिख सकते हो जी, बिल्कुल हेडिंग सेम रहना चाहिए, टाइटल सेम रहना चाहिए, अपने से बना बना के लिख सकते हो। समझ में आया ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, प्लीज बताइए, बोलिए दोस्तों, बोलिए, चुप मत रहिए, प्लीज बोलिए। सब कुछ पढ़ा दिए हैं, ऐसा मत बोलो कि नहीं पढ़ाए भैया। ठीक है, अभी अभी संजीवनी बूटी से कवर किए हैं। चलो आ जाओ, अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसका क्या रोल है। सबसे पहला रोल है दोस्तों लार्ज एंड डाइवर्स इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की, हमारे इंडिया, हमारा हिंदुस्तान का यही खास बात है दोस्तों कि हमारा जो इकोनॉमी है वो डाइवर्स इकोनॉमी है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, वहां पे सर्विस सेक्टर भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इतना डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी किसी देश का नहीं है। India is the one of the largest and most diversified economy in the world. इतना डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी किसी वर्ल्ड का भी नहीं है दोस्तों, किसी दुनिया का नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा नाम चलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी नाम चलता है, सर्विसेज सेक्टर में भी नाम चलता है। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई इकोनॉमी है, डाइवर्स इकोनॉमी है। ठीक है, हमारा इकोनॉमी क्या है, लार्ज इकोनॉमी है और डाइवर्स इकोनॉमी है। खाने वाले लोग ज्यादा है तो बनाने वाले लोग भी तो ज्यादा है ना, इकोनॉमी भी तो बड़ा है, ये भी सोचो। इसके बाद एग्रीकल्चरल बैकबोन, हमारा जो इंडिया है उसमें करीब करीब 60%, 50 से 60% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर को अभी भी बैकबोन माना जाता है। एग्रीकल्चर प्लेज ए की रोल इन एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग नियरली 60% ऑफ द पॉपुलेशन। आप 55 भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, कोई भी कुछ भी राइट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज सब एस्टिमेटेड बेसिस पर चलाते रहते हैं। ठीक है, तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन
जो है अभी भी उनके लिए एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है, बैकबोन की रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 60% ऑफ द पॉपुलेशन को। क्लियर है? उसके बाद इंडिया में दोस्तों इंडस्ट्रियल हब है, इंडिया में इंडस्ट्रियल हब है। इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेक इन इंडिया वाला स्कीम है जो कि लोकल लोकल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है, लोकल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में भी मतलब इंडस्ट्रीज में भी हम लोग नाम कमाए हैं। इसके बाद भैया कहाँ नाम नहीं कमाए हैं? सबसे पहले तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में नाम कमाए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नाम कमाए हैं, सर्विस सेक्टर में भी हम लोग नाम कमाए हैं, क्योंकि कम से कम 50% या 50% से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट सर्विस सेक्टर ही करता है। ठीक है, सर्विस इंक्लूडिंग आईटी, फाइनेंस, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है हमारे इंडिया का, जो सर्विस सेक्टर है वो 50% से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 50% से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे सर्विस सेक्टर डोमिनेंस, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा इंडिया जो है वो की एक्सपोर्टर है, जितना भी टेक्सटाइल है, सॉफ्टवेयर है, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर देश को भेजते हैं। हमारा इंडिया को की एक्सपोर्टर भी बोला जाता है, की एक्सपोर्टर भी बोला जाता है। और आजकल के दिन में भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम लोग अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, फॉरेनर्स लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम लोग बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पढ़ लीजिएगा इसको, रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है, क्या इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कैसा क्या परफॉर्मेंस है? सबसे पहले तो भैया स्टडी ग्रोथ है, ग्रोथ हो रहा है हर साल 6 से 7% ग्रोथ हो रहा है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% हमारा इंडिया में जो है ग्रोथ हो रहा है। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एवरेजिंग अराउंड 6 to 7% पर ईयर ओवर द पास्ट डिकेड। हर साल अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% करके ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इंडिया का जो है हाई जीडीपी है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। हमारा जो जीडीपी है वो 5th लार्जेस्ट है दोस्तों, 5th लार्जेस्ट। इंडिया का जो है हाई जीडीपी है। क्या है हाई जीडीपी? क्योंकि हाईली पॉपुलेशन वाला कंट्री है ना, तो हाई जीडीपी तो रहेगा ही। ठीक है, इंडिया में जो है सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है वो 50% से ज्यादा कम मतलब कि कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है दोस्तों, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। एग्रीकल्चर सेक्टर 18%, सर्विस सेक्टर 50, रिमेनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, 50% से ज्यादा मतलब वो ये करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फिर भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, सुनो, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इतना कुछ होने के बावजूद एग्रीकल्चर अभी भी हमारा बैकबोन ही है। 18% क्यों ना वो कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बैकबोन ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। रूरल एरियाज में बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है दोस्तों। सर्विस सेक्टर का काम तो भैया एआई खा गया। ठीक है, सर्विस सेक्टर के लोगों का काम तो भैया एआई ही खा गया। तो एग्रीकल्चर अभी भी इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज के लिए। 17 to 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो माने, लेकिन एग्रीकल्चर इज स्टिल इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसके बाद ग्रोइंग इंडस्ट्रियल बेस। इंडिया में एक ऐसा है कि अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, अब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी हो रही है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कितना करता है पता है? 25 से 30%। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25 से 30% है, विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? इंडिया में भैया एक्सपोर्ट भी राइज हो रहा है, जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, टेक्सटाइल, आईटी, सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोर्ट भी राइज होता है। अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग, अब यहाँ पे फॉरेनर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? इतना आप पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। 7-8 पढ़ लीजिएगा, 7-8 पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। प्लीज आप लोग ये बताइए, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बताइए परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्लीज ये परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट्स बताइए। चैट बॉक्स में परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट्स बताएंगे आप लोग, प्लीज, मैं सुनने के लिए रेडी हूं, बताइए।
बताइए बताइए, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी का बताइए जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्लीज चैट बॉक्स में सब कोई पार्टिसिपेट करो। हौले लोगे हो क्या तुम लोग रे? हौले लोगे हो क्या? इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी तुम। अरे यहीं पे याद करो, यहीं पे याद करो, यहीं पे याद करना है आप लोगों को, ठीक है? प्लीज बताइए परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है? बात करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोग ने बता दिया होगा। पार्टिसिपेट करो। हमारा एडमिन चेक करता रहता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया, कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट किया। प्लीज। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीधा सा बात है। सबसे पहला प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी का बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। दूसरा भैया पॉवर्टी। अरे खाने को खाना नहीं है, हाउस नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है किसी किसी के पास अभी भी। आज के दिन में भी इंडिया में बेसिक फैसिलिटी किसी किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो भैया बेरोजगारी। उसके बाद गरीबी। मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब जन्म दिया। सेकंड गरीबी। फिर तीसरा इनकम इनइक्वालिटी। रिचर गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। रिचर और रिचर बनते जा रहे हैं, अंबानी और अंबानी बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। इनकम इनइक्वालिटी तीसरा। फोर्थ एग्रीकल्चरल चैलेंजेस। एग्रीकल्चर में भी तो भैया बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। फार्मर्स को लो इनकम मिल रहा है, वेदर का कुछ वेदर का कुछ ये नहीं है, और ये लोग मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते, खर्चा लगेगा। तो एग्रीकल्चरल का भी तो चैलेंजेस है। इसके बाद इन्फ्लेशन। हर दम प्राइसेस जो बढ़ जाता है, हर दम प्राइसेस जो बढ़ जाता है, हर चीज का जो प्राइस, हर चीज का जो दाम बढ़ रहा है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी का। फूड और फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है? राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइसेस जो बढ़ जाता है, वो भी तो प्रॉब्लम है। इसके बाद स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। इंडस्ट्रीज ऑफन फेस प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल शॉर्टेज एंड कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस। इसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंट्री में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर गंदा है। अब कोई कोई रूरल एरियाज में तो आपको रोड्स नहीं दिखने को मिलेंगे, ब्रिजेस नहीं दिखने को मिलेंगे, डैम्स नहीं दिखने को मिलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखने को मिलेंगे, बहुत सारा, बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद भैया हर जगह करप्शन होता है। हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन होता है। हर जगह लोग करप्शन करते हैं, हर जगह लोग पैसा खाते हैं इधर। सो करप्शन एज वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस हिंडर प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? और हेल्थ एंड एजुकेशन इश्यूज तो है ही। हेल्थ केयर ठीक नहीं है। आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, क्या अवस्था है। एजुकेशन देख लो, एजुकेशन अभी भी कितना लोग इलिटरेट रह जाता है इंडिया में। और लास्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट को आप गंदा करते रहो तो, जानबूझ के आप पॉल्यूशन करते रहो तो, डिफोरेस्टेशन करते रहते हो तो, ये सब भी तो इशू है। ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका भी 7-8 याद कर लेना, बहुत इजी है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, इन्फ्लेशन, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन इश्यूज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ, प्लीज बताओ। अरे एक बार ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी का, प्लीज जल्दी। क्लियर है ना इतना? चलो आ जाओ। प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लिए, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिए सर। अच्छा, आपको पब्लिक सेक्टर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं बताओ। चैट बॉक्स में बताओ पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन, जल्दी जल्दी दोस्तों, जल्दी, हौले हौले लोग जल्दी। आपको पब्लिक सेक्टर पढ़ाए हैं बेटा जी कि नहीं पढ़ाए हैं? या पढ़ा दिए हो आप संजीवनी बूटी में? पब्लिक सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो ओन करता है, जो ऑपरेट करता है गवर्नमेंट। वो टाइप का सेक्टर जो ओन करता है या ऑपरेट करता है गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल भैया रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अगर कोई भी सेक्टर ओन करता है, ऑपरेट करता है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। भैया प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है अगर कोई भी सेक्टर ओन करता है, ऑपरेट करता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अगर कोई भी सेक्टर ओन करता है, ऑपरेट करता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल, उसको बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। जैसे भैया वो टाटा,
रिलायंस, अदानी, ये सब जो है, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर। ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर। इसके भाई, इसके बाद स्मॉल स्केल सेक्टर, मतलब छोटा छोटा बिजनेस, जहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहता है, जहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहता है, जहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहता है, जहां पे बहुत कम प्रोडक्शन होता है, वो टाइप के सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल सेक्टर। अब आप लोग देखते हो ना, गांव वाँव में एक छोटा सा इंडस्ट्री खोल दिया, एक छोटा सा बिजनेस खोल दिया, उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर, ठीक है। जहां पे हैंडीक्राफ्ट चीज ज्यादा बनता है, हाथों से चीज ज्यादा बनता है, जहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग कवर कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। मुद्रा स्कीम्स के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए थे। द मुद्रा स्कीम्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है एमएसएमई के लोगों को। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे ऑन्टरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, लोन देता है, अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख। तो इसका अब थोड़ा सा ये पढ़ लो कि वो टाइप्स ऑफ लोन क्या रहता है। देखो, लोन्स को आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। लोन्स को कितने कैटेगरीज में बांट सकते हो? 3 कैटेगरीज में। मुद्रा स्कीम बोलता है, सुनो, मुद्रा स्कीम बोलता है कि लोन्स को आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। चैट बॉक्स में बताओ कितने कैटेगरीज में लोन्स को बांट सकते हैं भैया? 3 कैटेगरी में। अब 3 कैटेगरी में लोन्स को बांटा जाता है। अगर मान लो बिजनेस बहुत नया है, बिजनेस एकदम स्टार्ट किए हैं, उसका नाम रखा जाता है शिशु। शिशु को बस 50,000 तक का लोन अलाउड है। बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किए हैं, उसका नाम होता है दोस्तों शिशु। शिशु को बस 50,000 तक का लोन मिलता है। अगर ये क्वेश्चन बड़ा में पूछ लिया जाए, इसी के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अगर बिजनेस बहुत स्टार्टिंग है तो 50,000 तक का लोन मिलता है आपको। अगर बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है, जस्ट ग्रो कर रहा है, जस्ट स्टार्ट किए हुए 2 साल 3 साल हुए हैं, 1 साल हुए हैं, फिर आपको 50,000 से लेके आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलेगा, ठीक है। अगर बिजनेस ग्रो कर गया है, स्टैब्लिश है, बिजनेस स्टैब्लिश है, ऑलरेडी बिजनेस ग्रो कर चुका है, बिजनेस को खुले हुए 10 साल हो चुका है, तो आपको 5 से लेके 10 साल तक का लोन मिलेगा, ठीक है। यहां पे टाइप्स ऑफ लोन भी डिसाइड कर दिया गया है। यानी मुद्रा स्कीम क्या है? मुद्रा स्कीम एमएसएमई वाले लोगों को हेल्प करता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो चलाते हैं उनका हेल्प करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहले तो भैया फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्ट्रेंथन माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है उसको स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रेंथन माइक्रो एंटरप्राइज। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एमएसएमई। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वापस बोलिए, एमएसएमई। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों ओल्ड डेफिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं सर? ओल्ड डेफिनेशन। सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओल्ड वाला डेफिनेशन यानी 2020 से पहले जो डेफिनेशन चला करता था, मतलब ये जो डेफिनेशन है 2006 में आया था, 2020 से पहले जो डेफिनेशन पढ़ा हम लोग वो करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में सबसे पहले क्या था? माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख का हो। अगर अपने बिजनेस में आपने 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। अपने बिजनेस में आप ये 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप उसको बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। बिजनेस में आप 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। अगर ओल्ड पूछा तो बताना, अगर ओल्ड या न्यू कुछ भी नहीं पूछा तो न्यू वाला लिखना, ठीक है। अगर ओल्ड पूछा तो बताना, अगर ओल्ड या न्यू कुछ भी नहीं पूछा तो सिर्फ और सिर्फ तुम न्यू वाला बताओगे। कौन सा वाला बताओगे? न्यू वाला, ठीक है। तो माइक्रो एंटरप्राइज ओल्ड वाले के तहत माइक्रो एंटरप्राइज किसको आप बोलोगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का हो। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलोगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का हो, जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का हो। मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलोगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का हो। क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है?
बताइए, इतना आप लोगों को क्लियर है? एमएसएमई आप लोगों को क्लियर है? प्लीज एक बार ओल्ड वाला एक बार बताइए, ओल्ड वाला एक बार बताइए डेफिनेशन। प्लीज प्लीज एक बार ओल्ड वाला बताइए डेफिनेशन, जल्दी जल्दी भाई जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। क्या कर रहे हो मेरे प्यारे प्यारे झिंगुर, क्या कर रहे हो रसगुल्लो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। याद भी करवा रहा हूं, ओल्ड वाला बताइए, ओल्ड वाला चैट बॉक्स में बताइए आप लोग प्लीज। माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख हो। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? 25 लाख से 5 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट हो। मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, ठीक है? तो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। अच्छा, अगर मान लीजिए भैया एमएसएमई का डेफिनेशन ऐसे ही पूछ लिया, व्हाट इज एमएसएमई, तो कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे? तो कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे? तो भैया ये वाला डेफिनेशन आपको लिखना है, 2020 वाला डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है? तो आपको 2020 वाला डेफिनेशन लिखना है। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए कि ओल्ड डेफिनेशन एक्सप्लेन करने, तो ही सिर्फ ओल्ड डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिएगा, वरना आप न्यू वाला डेफिनेशन जो 2020 में आया वो एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है? यहां पे बोला गया है इन 2020 द गवर्नमेंट रिवाइज्ड द डेफिनेशन टू इंक्लूड नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो एनुअल टर्नओवर। तो 2020 में गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखने से नहीं होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखने से नहीं होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखने से नहीं होगा, हम एनुअल टर्नओवर भी देखेंगे, हम एनुअल टर्नओवर भी देखेंगे। तो यहां पे न्यू टर्म्स लाया गया, अमेंड किया गया इसको। माइक्रो एंटरप्राइज आप किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो और जिसका वो टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो, मतलब साल का कमाई, ठीक है? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है? जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है और भैया टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है और वो टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज। और मीडियम किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और वो टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। वापस से बोलिए, माइक्रो किसको बोलेंगे? यहां पे लिख देते हैं, देखिए, माइक्रो किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो और वो टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक का हो, उसको बोलेंगे माइक्रो। स्मॉल किसको बोलेंगे? प्लीज आप लोग भी लिखिए, लिखने से याद होता है, लिखने से याद होता है। स्मॉल, स्मॉल किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का हो और वो टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो। और मीडियम किसको बोलेंगे? मीडियम जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का हो और वो टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो, 250 करोड़ तक का हो, ठीक है? ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ नहीं बोला है, ओल्ड डेफिनेशन के बारे में नहीं बोला है, तो यही वाला डेफिनेशन चेप के आइएगा, यही वाला डेफिनेशन चेप के आइएगा। उसके बाद क्या है? रोल ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का क्या क्या रोल है? सबसे पहले जॉब को क्रिएट करता है, जॉब को रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में क्रिएट करता है, ठीक है? इंप्लॉयमेंट देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है एमएसएमई से। एमएसएमई जो है ना, वो 30% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एमएसएमई जो है वो 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एमएसएमई की वजह से ही आता है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, एमएसएमई की वजह से दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो पाता है। लोग इनोवेशन करते हैं, लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खोजते हैं, लोग नौकर नहीं बनने जाते हैं, लोग मालिक बनते हैं, है ना? इसके बाद एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई जो है वो एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देता है, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देता है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट्स, एनहांसिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज। एमएसएमई जो है लार्ज इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, लार्ज इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। दे एक्ट एज ए सप्लायर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू लार्ज फर्म्स, स्ट्रेंथनिंग देयर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है? लार्ज इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपसे पूछ सकता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस, आपसे पूछ सकता है दोस्तों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस। आइए सबसे पहले देखिए, प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर, ठीक है? ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी एंड सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। यहां पे ओनरशिप किसका हाथ में रहता है? यहां पे ओनरशिप भैया मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में रहता है। यहां पे ओनरशिप किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है? इतना आप लोगों को क्लियर है?
फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना? सेकंड, इसका मेन मोटिव क्या रहता है? सुनिए, ये प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है भैया? प्रॉफिट कमाना। इसका मेन मोटिव रहता है पैसा, प्रॉफिट कमाना। इनका मेन मोटिव क्या रहता है? पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई। ठीक है, फिर ये वाला वो थर्ड। इसमें हम क्या फैसला लेते हैं? इसमें हम फैसला लेते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय द मैनेजर्स। इसमें वो जो मैनेजर लोग रहते हैं, वो जो ओनर लोग रहते हैं, वो लोग फैसला लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ओनर्स लोग जो रहते हैं, मैनेजर लोग जो रहते हैं, वो लोग लेते हैं फैसला। ठीक है, और यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। यहाँ पे डिसीजन खुद गवर्नमेंट लेता है। फैसला यहाँ पे कौन लेता है? फैसला, कुछ भी फैसला लेना हो या कुछ भी डिसाइड करना हो तो वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? मैनेजर डिसाइड करता है या तो ओनर डिसाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इट इज डज नॉट इन्वेस्ट फंड टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक यूटिलिटी। आप देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या स्कूल्स में क्या क्या हालत है, कितना फालतू दिखने में लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पे इनका मोटिव रहता है, इनका मोटिव नहीं रहता है पब्लिक वेलफेयर, तो ये लोग फैसिलिटी बहुत अच्छा देते हैं। अरे प्राइवेट वाले बहुत अच्छा फैसिलिटी देते हैं बिकॉज उनका मोटिव है पैसा कमाना, और सरकार फैसिलिटी नहीं देता, उतना फैसिलिटी आप लोग को नहीं देगा बिकॉज वो तो आपसे पैसा भी नहीं ले रहा है ना, सीधा सा बात है। ठीक है, समझे आप लोग? एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, एग्जाम्पल है जैसे वो टाटा एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये है आपका प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल। यह है प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल। प्लीज आप लोग एक एक करके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस बताओ। सब कोई एक एक करके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस बताओगे? जल्दी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का एक एक करके डिफरेंस बताओ आप लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। और इसका यहां पे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, किसका है एग्जाम्पल? सर पब्लिक सेक्टर का। प्लीज एक एक करके डिफरेंस आप लोग बताओगे, एक एक करके आप लोग डिफरेंस बताओगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत काम है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है? एग्रीकल्चर का रोल पढ़ लिए, इंडस्ट्रीज का रोल पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्विस सेक्टर का क्या रोल है? रोल ऑफ सर्विसेज इन इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला, सर्विस जो है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर जो है ये जीडीपी में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ठीक है, इसके बाद सर्विस सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार आईटी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में रोजगार बढ़ता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इसके बाद ग्लोबल कंपिटिटिवनेस, ग्लोबली आप कंपीट कर सकते हो, ग्लोबली आप सबसे कंपीट कर सकते हो, सबसे कंपीट कर सकते हो आईटी के या सॉफ्टवेयर के फील्ड में। सर्विस सेक्टर ना ग्लोबली कंपीट कर रहा है, जैसे कि टीसीएस। अब टीसीएस का एग्जांपल ले लो, ग्लोबली 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 कंपीट कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली इन्फोसिस से कंपीट कर रहा है, ग्लोबली आप कंपीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो सर्विस सेक्टर में करते हैं। आईटी सेक्टर में, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में, या वो, ठीक है, आईटी सेक्टर में या फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है, सबसे ज्यादा फॉरेनर्स लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं सर्विसेज को, एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ के सर्विसेज अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट कर सको, जैसे फेसबुक का सर्विसेज हम लोग लेते हैं ना, तो हम लोग भी यहाँ के सर्विसेज फॉरेन एक्सपोर्ट करेंगे, क्या दिक्कत है? यहां भी हम लोग लेंगे, यहाँ के सर्विसेज हम लोग फॉरेन एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आता है। सर्विस सेक्टर का रोल ये भी है, ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर, वो डिमांड इन द, मतलब अगर मान लीजिए वो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ तो इससे क्या होगा? इससे वो ट्रांसपोर्टेशन, वो टेलीकम्युनिकेशन और अर्बन डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट भी होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है ना। सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। सपोर्ट फॉर अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर, जैसे कि मान लीजिए सर्विस सेक्टर की मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर का भी सपोर्ट मिल पाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सपोर्ट मिल पाता है और वेरियस थिंग्स।
जैसे कि लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग। एग्रीकल्चर कर लिए, लेकिन हिसाब हिसाब कैसे लगाओगे? हिसाब तो भैया सर्विस सेक्टर से ही लगेगा ना। अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग करना चाहते हो, कैसे लगाओगे? सर्विस सेक्टर से ही होगा वो। ठीक है, तो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या लाता है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और नाइन्थ, रूरल डेवलपमेंट करता है। रूरल डेवलपमेंट करता है, हर जगह हर जगह, हर गांव हर कस्बे में डेवलपमेंट होता है। तो 7 से 8 पॉइंट यहां पर भी पढ़ लीजिएगा आराम से। 7 से 8 पॉइंट्स यहां पर भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। समझ में आया? आप लोग बोलो, लाइक करो, एक बार लाइक करो। समझ में आया सर्विस सेक्टर का रोल क्या? दोस्तों बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। आपको समझ में आया क्या सर्विस सेक्टर का रोल? आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आया? फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आया तो जानते ही हो आप लोग। सबसे पहले तो भैया लिबरलाइजेशन आया था। लिबरलाइजेशन मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड रिमूवल्स, जितना भी रेस्ट्रिक्शंस लगा था उसका पूरा रिमूवल्स हुआ नॉर्मली। सो गवर्नमेंट जितना रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी उसका पूरा रिमूवल हुआ लिबरलाइजेशन के तहत। ठीक है, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया में बहुत सारा रेगुलेटरी बॉडीज जो था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड IRDA, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का मतलब कि इन सब का स्थापना हुआ। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, formations of industries, formations of institutions like the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and Reserve Bank of India to regulate market and ensure stability. ठीक है, इसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स भी आया था। बैंकिंग रिफॉर्म्स measured to improve the efficiency of bank included in the privatization of the public sector banks, allowing new private banks and increasing the capital adequacy ratio to ensure financial stability. तो बैंकिंग रिफॉर्म्स भी आया। अब पहले बैंक इतना एफिशिएंट नहीं था, हर्षद मेहता के केस में देखे थे ना। अब पहले बैंक इतना एफिशिएंट नहीं था। अब जब ये बैंक, मतलब जब ये जब ये बैंक को ये प्राइवेट कर दिया गया, फिर ये बैंक ना ज्यादा एफिशिएंट हो गया। बैंक क्या हुआ? बैंक ज्यादा एफिशिएंट हो गया। जब बैंक को प्राइवेट कर दिया गया, जब बहुत सारे नए नए बैंक्स आए, फिर बैंक बहुत एफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, regulations and promotions of NBFC to provide additional sources of provide finance especially for the small businesses and मतलब वो कंज्यूमर्स। तो NBFC का भी संगठन हुआ यहाँ पे, NBFC जो कि स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस देता था, क्या देता था? फाइनेंस देता था, लोन्स वगैरह देता था। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आया यहाँ पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे इनिशिएटिव लाइक द प्रधानमंत्री जनधन योजना एम टू इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर द अनबैंक्ड पॉपुलेशन। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक ऐसा स्कीम्स लाया गया जहां पे जहां पे घर घर का जो भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवाए हैं वो लोग जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस, ठीक है, एक बार आया था ना, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आया था। ठीक है, जिससे लोगों को पता चले कि बैंक का क्या महत्व है, बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आया, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज भी लाया गया बैंकिंग में, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, है ना। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उससे भी एक रिफॉर्म्स आया। इसके बाद कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, बहुत ज्यादा कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स आ गया दोस्तों। सो पहले तो शेयर्स का तो सर्टिफिकेट रहता था। तो पहले जो आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स अगर खरीदते थे तो सर्टिफिकेट आपको हाथ में मिलता था। आजकल तो सब मोबाइल में मिल रहा है, दोस्तों। सारा का सारा स्टॉक आपको फोन में ही मतलब कि वो दिखाई दे रहा है, आपको वहां पे जाना नहीं पड़ता। आप वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ने का नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। कम से कम 7-8 पॉइंट पढ़ के रखिएगा, 7-8 पॉइंट, बार बार बोल रहे हैं, 7-8 पॉइंट पढ़ के रखिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या क्या आया था देखिए। सबसे पहले तो आया था भैया, अच्छा, ये फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी जो है मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है।
मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अरे फिस्कल पॉलिसी जो होता है गवर्नमेंट मैनेज करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसको आरबीआई करता है मैनेज। फिस्कल पॉलिसी सर कौन मैनेज करता है बताइए? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट मैनेज करता है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई। सबसे पहले फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स आया था दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी आया। जीएसटी आ गया और एकदम तूफान मचा दिया। बहुत सारे प्रकार के पहले टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबको मिला के सिर्फ एक टैक्स आया दोस्तों जिसका नाम था दोस्तों जीएसटी। जीएसटी। अब तो हमारे देश में दोस्तों वो डायरेक्ट टैक्स कोड आने जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड, जो कि टैक्स बेस के पूरे बर्डन को हटा देगा। जितना आप इनकम टैक्स देख रहे हो ना, जितना आप इनकम टैक्स अभी देख रहे हो ना, उनमें जितना आपको इनकम टैक्स में अभी भरना पड़ रहा है ना, उसका पूरा आधा कर देगा, उसका पूरा 50% रिमूव कर देगा डायरेक्ट टैक्स कोड। ये जो टैक्स रेट के कॉम्प्लिकेशंस है उनको ये हटाएगा, बहुत सिंप्लीफाई कर देगा डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है। सो प्रपोज्ड रिफॉर्म था पहले, लेकिन अब आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है, वो 2026 के अंदर अंदर ही आ जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है। मतलब इनकम टैक्स जो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उसको बहुत सिंप्लीफाई बनाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बहुत सारा चीज है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट। ठीक है। सो मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि इनैक्ट किया गया था 2003 में। द एफआरबीएम एक्ट एम्स टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन बाय सेटिंग टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग फाइनेंशियल डेफिसिट एंड इंप्रूविंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। जिससे फाइनेंशियल डेफिसिट रिड्यूस हो गया और जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, जो कि ये फोकस करता है, रिफॉर्म्स फोकस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड प्रायोरिटाइजिंग एसेंशियल सेक्टर्स इंप्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है। इसके बाद ये सब्सिडी रिफॉर्म्स भी आया, सब्सिडी रिफॉर्म्स भी आया, जहां पे गवर्नमेंट, जहां पे ये कोशिश में थी गवर्नमेंट कि अब सब्सिडी मिलना चाहिए, हर एक इंसान को सब्सिडी मिलना चाहिए। ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा पुअर है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल मिलना चाहिए। ठीक है। ओके। और भी बहुत सारा इनिशिएटिव लाया गया। सबसे पहले तो हमारे जो मोदी जी थे वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते थे, डिजिटल पेमेंट को, कि फोन पे कीजिए, जीपे कीजिए और पेमेंट जो है डिजिटली कीजिए, कैश में पेमेंट नहीं कीजिए। ये भी एक रिफॉर्म्स लाया गया। ठीक है। एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को भी सपोर्ट मिला और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, 7-8 पॉइंट पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। इससे 7-8 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 7-8 पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, 7 पॉइंट पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। ठीक है। ये सब में से 5-5 मार्क्स का आएगा, 5-5 मार्क्स का। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो गया। जस्ट आपको 2-3 बार पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है। ठीक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म हो गया। क्या चैप्टर नंबर 4 के लिए आप रेडी हो? जो कि 15 से 20 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के लिए आप लोग रेडी हो दोस्तों, जो कि 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना? 2 मिनट का क्या ले लेते हैं? ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 करेंगे और हमारा पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से खत्म हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 जो स्टार्ट करेंगे 2 मिनट का ब्रेक के बाद। ठीक है। आइए, चलिए मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद।
आगे सब। अब चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 का पहले संजीवनी बूटी कर लेंगे, उसके बाद ई बुक से पढ़ लेंगे, और हमारा जो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो है वो खत्म कर देंगे दोस्तों। तो आइए फटाफट से चैप्टर नंबर 4 हम लोग को करना है, देखना है, सीखना है। आइए आइए हम लोग फिर संजीवनी बूटी में चलते हैं, चलिए। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित होगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओ माय गॉड, सबसे पहले क्या करने वाले हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आइए फटाफट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्ट में ही दिया हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। अगर गवर्नमेंट गोल्स बनाती है, अगर कुछ एम्स बनाती है, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती है इस देश के डेवलपमेंट के लिए, उनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। सिंपल सा बात समझिए। अगर 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 हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ गोल सेट करती है फॉर द इकोनॉमी एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, कुछ स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, अगर गोल्स कुछ बनाती है, अगर कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सरकार सेटिंग गोल्स, यानी सरकार मतलब सर, अरे गवर्नमेंट गोल सेट करती है, इंप्लीमेंट करती है कुछ स्ट्रैटेजीज टू अचीव देम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट सेटिंग गोल्स फॉर द इकोनॉमी एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी टू अचीव देम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। नीति आयोग जो था वो पहले चलता था लेकिन अब रिप्लेस हो चुका है। उसको आप डिटेल्ड में लिखना, इसको आप थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख देना, ये छोटा लिख दिया गया, इसको आप थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख देना, ठीक है। तो नीति आयोग क्या था? नीति आयोग पिछला प्लान था गवर्नमेंट का, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और कब रिप्लेस किया गया सर? 2015 में, 2015 में रिप्लेस किया गया, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ये बताइए डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग बताइए क्या होता है जल्दी। डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग, बोलो भाई बोलो, मजाक मत करो, बोलो इकोनॉमिक प्लानिंग बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या? गवर्नमेंट जब सेट करती है गोल्स, जब सेट करती है एम्स फॉर द इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती है और उसको इंप्लीमेंट करती है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग। और नीति आयोग को रिप्लेस किसने किया था बताओ तो? नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया था सर? प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस किया था 2015 में। नीति आयोग पहले चला करता था जो कि 5 इयर्स प्लान था, इसको प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे स्टेट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? क्या क्या है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला है कि हमारा देश का तरक्की होना चाहिए, कुछ भी हो हमारा देश का तरक्की होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। द प्राइमरी एम इज टू अचीव ए हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय बूस्टिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इसीलिए किया जाता है ताकि डेवलपमेंट हो पाए, इंडिया का प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाए एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में और सर्विसेज के फील्ड में। यही है प्राइमरी एम, यही है प्राइमरी एम, ठीक है। इसके बाद भैया, अरे पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी, गरीबी कम करना है। अरे गरीबी कम करना है, गरीबी कम करना है, ठीक है। सबसे बड़ा एम तो गवर्नमेंट का यही रहता है कि गरीबी को कम करना है। गरीबी जो हो रही है, जो गरीबी छा रही है उसको कम करना है। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का सेकंड बेसिक ऑब्जेक्टिव दोस्तों है सो पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन मतलब किसी भी तरीके से पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। इकोनॉमिक प्लानिंग फोकसेस ऑन reducing poverty by creating employment opportunity and improving access to basic needs such as food, shelter, clothing। बेसिक नीड सबको मिले, सीधा सा बात है।
बेसिक बेसिक नीड सबको मिले और हम लोग वो गरीबी को हटाएं। ठीक है। इसके बाद सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एंड। मतलब सीधा सा बात है, खुद पे विश्वास रखो, खुद बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनो। इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? आत्मनिर्भर बनने के लिए। दूसरों पर कब तक विश्वास करते रहेंगे? दूसरों पर कब तक निर्भर रहेंगे? दूसरों पर कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, हम लोग जो हजारों चीज लाखों चीज जो इंपोर्ट करते हैं, वो चीज इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा और खुद ही अपना देश में अपना सामान बनाना पड़ेगा। हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। सेल्फ रिलायंस ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है। फोर्थ, सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी प्लान एम टू reduce inequalities in income and wealth by uplifting marginalized communities and ensuring balanced regional development। सीधा सा बात है, डेवलपमेंट सिर्फ कोलकाता जैसे बड़े शहरों का, दिल्ली जैसे बड़े शहरों का, मुंबई जैसे ये सब का नहीं होना चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट बड़े बड़े शहरों का नहीं होना चाहिए, हर जगह का डेवलपमेंट जरूरी है। रीजनल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है, सीधा सा बात है। सोशल इक्विटी जरूरी है ना। और फिफ्थ है दोस्तों मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन कि हम लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब अडॉप्ट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो इनहैंस होना चाहिए दोस्तों। तो मॉडर्नाइजेशन आए, मॉडर्नाइजेशन क्या, मॉडर्नाइजेशन आए, इस वजह से भी जरूरी है। ये सब क्या है? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या है? ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये सब। ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये सब। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिए जरा ध्यान से। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। सबसे पहले इसे क्या होता है? इसे एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स को सही सही तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप लोग एलोकेट कर सकते हो। रिसोर्सेस को सही तरीके से सही जगह पे बांट सकते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना रिसोर्सेस देना है, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या लगेगा, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा रिसोर्सेस कहाँ कहाँ कितना कितना रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आप बता सकते हो। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है दोस्तों। अगर आप प्लानिंग करते हो तो रिसोर्सेस को सही तरीके से आप बांट सकते हो, सही तरीके से आप एलोकेट कर सकते हो। इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इतना जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इनोवेशन आए, इस वजह से भी आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हो कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, हमारा इंडिया ग्रो करे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद हो, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत आप देखते हो ना, इनइक्वालिटी होता है जहां पे रिचर गेट रिचर एंड पुअरर गेट पुअरर। ये सब इनइक्वालिटी हटे, ये सब इनइक्वालिटी वाला चीज सब हटे। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो अर्बन एरिया, रूरल एरिया, आप देखते हो कि कोलकाता बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन एकदम रूरल एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे डेवलपमेंट है ही नहीं। वो सब जगह भी डेवलप हो अगर आप चाहते हो, रिच और पुअर का कुछ भी ना रहे, सब जगह इक्वल इक्वल हो, आप अगर चाहते हो तो आपको इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग सही सही तरीके से करना पड़ेगा। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के लिए, वाटर सप्लाई के डेवलपमेंट के लिए भी जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए। रोड्स के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के लिए, वाटर सप्लाई के डेवलपमेंट के लिए भी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए दोस्तों। फिफ्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेस हम लोग बचा के रखें। इन सब चीजों के लिए भी तो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा ना दोस्त। इन सब चीजों के लिए भी तो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा, जोड़ों शोड़ों से करना पड़ेगा इकोनॉमिक प्लानिंग। रिसेंट प्लान इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, मतलब रिसेंट प्लान जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे बात कर रहा है। किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम लोग बचाए, किस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्सेस को हम लोग बचाए, किस तरीके से हम लोग फ्यूचर जनरेशंस के एक्सपेक्टेशंस को हम लोग मीट करें। ठीक है। फ्यूचर
ठीक है, क्लियर है। इसके बाद सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करने के लिए भी, सोशल वेलफेयर करने के लिए भी आप लोगों को इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत बढ़िया थे, आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। सोशल वेलफेयर करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग फोकसेस ऑन इंप्रूविंग हेल्थ केयर, लिटरेसी, हाउसिंग। अगर आप चाहते हो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में थोड़ा नाम वाम करे, ये सब सारे प्रोग्राम्स, ये सब सारे स्कीम्स जो लाए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, ये सब सारे स्कीम्स प्रोग्राम वर्क करे, तो इसके लिए भी आपको इकोनॉमिक प्लानिंग सही तरीके से करना पड़ेगा। यही सब सारा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक प्लानिंग का। ग्लोबल कंपिटिटिवनेस, यानी कि ग्लोबली कंपीट करने के लिए, सबको ग्लोबली कंपीट करने के लिए, ग्लोबली कंपीट करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत है। आप ग्लोबली कंपीट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली कंपीट कर सकते हो, बात खत्म। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब हम क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े, इसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़े। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट द अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का अचीवमेंट्स बताओ और फेलियर्स भी बताओ, अचीवमेंट्स भी बताओ और फेलियर्स भी बताओ। सबसे पहले अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग करके हुआ क्या, क्या क्या अचीव हुआ, और उसके बारे में, उसके बाद में हम लोग फेलियर्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले अचीवमेंट का अगर बात करें तो अचीवमेंट में सबसे पहला हुआ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका ग्रोथ हुआ। ठीक है, द ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। 1970 या 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो किया दोस्तों। ठीक है, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, सीधा सा बात है। इकोनॉमिक प्लानिंग लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, एनर्जी, स्टील, सीमेंट, एनर्जी, ये जो ये जो ये जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, रोड्स, रेलवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अरे रोड्स बने, रेलवेज बने, डैम्स बने। रिडक्शन इन पॉवर्टी, अरे गरीबी भी बहुत हद तक कमी है, गरीबी भी बहुत हद तक भैया कम हुई है, गरीबी भी बहुत हद तक कम हुई है बेटा। सो पॉवर्टी लेवल हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू टट्टू। ठीक है, बहुत सारा जो स्कीम्स लाए, जैसे वो मतलब को, अरे वो मतलब ये पीडीएस या मिड डे मील, बहुत सारे स्कीम्स जो आया था, बहुत सारे स्कीम्स की वजह से अरे पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है, तो गरीबी भी रिड्यूस हुई है। ठीक है, महात्मा गांधी वाला जो योजना था उसकी वजह से, पीडीएस की वजह से, मिड डे मील स्कीम्स की वजह से पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है ना। एंड एक्सपोर्ट का भी ग्रोथ हुआ है, एक्सपोर्ट का भी ग्रोथ हुआ है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटी का भी ग्रोथ हुआ है, ये सब भी इंप्रूव हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब भी हमारा इंप्रूव हुआ है। ठीक है, फेलियर क्या क्या है देखो, फेलियर जरा ध्यान दो आप लोग, फेलियर क्या क्या है। सबसे पहला फेलियर अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर यही है कि बेरोजगारी वैसी की वैसी ही है। वो सब तो ठीक है, कितना भी प्लानिंग कर लिया, लेकिन बेरोजगारी वैसी की वैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट वैसी की वैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा था वैसा था, बेरोजगारी वैसी की वैसी ही है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी अभी भी वैसी की वैसी है, रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। ठीक है, अरे बना बना के लिख देना भाई, कितना मस्त सब्जेक्ट है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अभी भी हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट किस पे है, एग्रीकल्चर पे। डिपेंडेंट किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। डिपेंडेंसी इंक्रीज हो गया हमारा। ठीक है, अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन गैप्स, प्लान तो बना लेते हैं भाई लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। प्लान तो बना लेते हैं, प्लान तो बन जाता है लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। इस ससुरा इंप्लीमेंट ही नहीं होता है, प्लान तो बन जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, मतलब ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो करते हैं, और इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत हम लोग जो सोच लेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग वो डिप्लेट करते जाएंगे धीरे धीरे करके।
और सिक्स्थ आता है दोस्तों सो पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ have impact the economic planning on as per the कैपिटा इनकम एंड द वो सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो जो हाई पॉपुलेशन रहेगा, हाई पॉपुलेशन रहेगा तो आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, कितना भी प्लान करने की कोशिश कीजिएगा, आप प्लान अच्छे से नहीं कर पाइएगा। हाई पॉपुलेशन रहेगा तो कितना भी प्लान करने की कोशिश कीजिएगा, आप प्लान नहीं कर पाइएगा, सीधा सा बात है। अब यहां पे बोला गया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज आप लोग यहीं पे बरकरार रहिए दोस्तों, यहीं पे सब कुछ होगा। लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग, नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था बताओ। नीति आयोग 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके स्टैब्लिश हुआ था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था गवर्नमेंट ने और स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग aims to enhance coordination between the central and state government by promoting a shared vision of the national priorities। ठीक है, नीति आयोग जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए इनहांस करता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय प्रमोटिंग ए शेयर्ड विजन ऑफ द नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, मतलब देश के लिए जो सही है वो सब सारा काम करता है। देश के लिए जो सही है, देश का जिससे डेवलपमेंट होगा वो सब सारा काम करता है। ठीक है, नीति आयोग का यही एक मेन एम है कि देश का डेवलपमेंट हो। इसके बाद स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फॉर्मेशंस। तो स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है दोस्तों नीति आयोग। ठीक है, मतलब ठीक है, सही, सॉरी गाइस, एक्चुअली बहुत थक गया हूं। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी पॉलिसी फॉर्मेशंस मतलब बहुत ज्यादा आप स्ट्रैटेजिकली अप्रोच से चलते हो। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली अप्रोच से चलते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब पे फोकस करते हो। ठीक है, क्लियर है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग स्ट्रैटेजिक अप्रोच से चलता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे एम रखता है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग जो है ये इनोवेशन को इनकरेज करता है। इनोवेशन कि मतलब कि जिससे ये देश इनोवेट करे, जिससे ये देश इनोवेशन करे, जिससे ये देश नया नया टेक्नोलॉजी को लाए, जिससे ये देश नया नया ऑन्टरप्रेन्योरशिप को लाए। ठीक है, इनोवेशन, इनकरेजिंग इनोवेशन। इसके बाद इवैल्यूएशन करता है और मॉनिटर करता है कि ये जो प्रोग्राम्स लाए गए हैं गवर्नमेंट ने, ये जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्कीम्स लाए गए, ये स्कीम्स काम भी करता है या नहीं करता है, एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। It tracks the progress of the government schemes and ensures efficient implementation by identifying challenges and suggesting solutions। सीधा सा बात है, ये ट्रैक करता है गवर्नमेंट के स्कीम्स को कि ये एफिशिएंट है या नहीं है, ये एफिशिएंट है या नहीं है। जितना भी पॉलिसीज आया हुआ है, जितना भी प्रोग्राम्स आया हुआ है, अब देखोगे ना, अब देखोगे कि सरकार के जमाने में बहुत सारे स्कीम्स आता है, आधे से ज्यादा स्कीम्स तो भैया फेल हो जाता है या फ्रॉड निकलता है और आधे से ज्यादा स्कीम्स ही सही रहता है। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग ये भी इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कि डेवलपमेंट करे लेकिन अपना नेचुरल एनवायरनमेंट को, अपना एनवायरनमेंट को कंजर्व करके अपना रिसोर्सेज को बचा बचा के चले। ठीक है, और फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सीधा सा बात है, हमेशा देश का जो है, देश का ग्रोथ होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, और किसी भी तरीके से हम लोग ये पॉवर्टी को हटाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे और रीजनल डिसपैरिटीज को हटाएंगे। ये सब भी एक प्लान है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 का संजीवनी बूटी, और यहाँ पे संजीवनी बूटी हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ आपके लिए टिप्स है, ये पढ़ लीजिएगा आराम से। ये पूरा का पूरा हमारा जो संजीवनी बूटी है चैप्टर नंबर 4 का, हम लोग ने खत्म कर दिया दोस्तों। अब आइए ई बुक में एक झलक मार लेते हैं कि कौन कौन सा हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ ही कर दिए हम। ठीक है, एक बार झलक मार लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक बार झलक मार लेते हैं कौन कौन सा हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। जो भी चीज नहीं हुआ होगा वो अभी पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग ये भी हो गया सर, ये भी आप करवा दिए। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग 7-8 कर लेना, क्लियर है। इसके बाद और 5 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान क्या होता है ये पढ़ना जरूरी है।
5 इयर्स प्लान क्या होता है? इंडियाज 5 इयर्स प्लान वेयर कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन टू गाइड द नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब 5 इयर्स प्लान पहले हुआ करता था कि 5 साल का प्लान एक बार में ही बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल 1951 से लेकर 1956 तक, यानी 5 साल का प्लान एक बार में ही बन जाता था कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले हैं, कितना डेवलपमेंट करने वाले हैं, कितना डेवलपमेंट नहीं करने वाले हैं। इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था 1951 में। ठीक है, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था 1951 में। और प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया। So the Planning Commission of India formulated these plans until the commission was replaced by नीति आयोग in 2015। ठीक है, तो इसके बाद नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया और प्लानिंग कमीशन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अचीवमेंट ऑफ 5 इयर्स प्लान एंड फेलियर्स ऑफ 5 इयर्स प्लान पढ़ लीजिएगा। ये तो हो ही गया हमारा, ये तो कर ही लिया हम लोग, अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ 5 इयर्स प्लान। बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में अपने से बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग भी हम लोग पढ़ लिए, इसका ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे नीति आयोग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहा करता था। ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सुंदर तरीके से हम लोग ने इंडियन इकोनॉमिक्स के मैराथन को खत्म कर दिया दोस्तों। बस आप लोग को 3 चीज करना है, वापस से बोल रहे हैं। ई बुक पढ़ लीजिएगा, संजीवनी बूटी पढ़ लीजिएगा, संजीवनी बूटी। इसके बाद कॉलेज का जो कुछ भी सजेशन अगर कॉलेज ने दिया है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो ये 3 चीज अगर कर लीजिएगा ना तो गारंटेड मैं बोल रहा हूं कि आपका 40+ आएगा 50 में से, 40+ 50 में से आराम से आप ले आ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।